अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर कवर किया अबाउट हाउ बेनजीर फेल इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड हाउ शी लॉस्ट द ऑफिस एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नवाज शरीफ बिकमिंग द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हमें मालूम है कि बेनजीर के गुलाम इसाक खान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और गुलाम इसाक खान ने अपने जो 8 अमेंडमेंट्स थे उसके पावर को यूज करते हुए बेनजीर की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। इसके बाद इन्होंने फॉरेन इलेक्शंस करवाए। इलेक्शंस करवाते वक्त इन्होंने मेक श्योर किया कि सारे जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, जो निगरान निगरान गवर्नमेंट है, वो सारी बेनजीर के ओपोनेंट्स को देनी है, ताकि इस बात की श्योरिटी हो सके कि बेनजीर दोबारा से इलेक्ट ना हो। क्योंकि अगर बेनजीर दोबारा से इलेक्ट हो गई तो फिर लोग सवाल उठाएंगे कि क्या गुलाम इसाक खान का बेनजीर को डिसमिस कर देने का फैसला ठीक भी था या नहीं था। और इन तमाम तर इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ, इमदाद के साथ, होता यही है कि बेनजीर का सबसे बड़ा ओपोनेंट नवाज शरीफ बेसिकली इलेक्शन जीत के नया प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। बेसिकली नवाज शरीफ जो है वो जिस पार्टी से खड़े हुए थे, बेसिकली दिस वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 9 डिफरेंट पार्टीज, और इनका नाम रखा गया था इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। इसमें मेनली इस्लामिक ग्रुप्स थे, इस्लामिक पार्टीज थी, और इन्होंने जो अपना नुमाइंदा अपॉइंट किया, इलेक्ट किया, वो नवाज शरीफ को किया कि भाई नवाज शरीफ हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का तो नारा ही ये था कि 9 सितारे भाई भाई। बेसिकली इनका जो फ्लैग था, जो इनका लोगो था, वो उसमें 9 सितारे बने हुए थे, विच रिप्रेजेंट्स के 9 पार्टीज हैं जो कि आपस में भाई भाई हैं। तो ये कह रहे हैं 9 सितारे भाई भाई, बेनजीर की शामत आई आई। तो ये कहते हुए इन लोगों ने नारे लगाए, अपनी कैंपेन्स की, और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इन्होंने इलेक्शन जीत भी लिए। एंड नवाज शरीफ केम इनटू पावर इन 1990। नवाज शरीफ साहब जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुल्क के लिए कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए। तो एक पास्ट पेपर में तो नहीं आया ये सवाल, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बनाया है, जिसमें आपको नवाज शरीफ के सारे पॉजिटिव्स और सारे नेगेटिव्स को कवर करके दिखा रहा हूँ। सवाल है, हाउ सक्सेसफुल was Nawaz Sharif as the Prime Minister between 1990 and 1993। नवाज शरीफ ये 3 सालों के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, तो इन 3 सालों के अंदर इन्होंने क्या अच्छे काम और क्या बुरे काम किए, लेट अस डिस्कस अबाउट इट। भाई पहली बात तो नवाज शरीफ ने बरूदा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया बलूचिस्तान के अंदर, ताकि बिजली की फराहमी बढ़ सके। उसके अलावा इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ येलो टैक्सीज को इंपोर्ट करवाया यूएसए से, ताकि लोगों को जॉब्स क्रिएट कर सके, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट दे सके। और ये जो है वो लोन्स भी लिए गए। कहा गया कि इस तरीके से आवाम को कमाने का मौका दिया जाएगा, आवाम ये लोन वापसी करेगी, और हम ये लोन्स वापसी यूएसए को कर देंगे, जो कि इन रियलिटी हम लोन्स कभी भी वापसी कर नहीं पाए। इसके अलावा नवाज शरीफ ने गवादर मिनी पोर्ट की डेवलपमेंट भी स्टार्ट करवाई, जो कि बलूचिस्तान के अंदर एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, एक और बड़ा प्रोजेक्ट था। उसके अलावा नवाज शरीफ की डेवलपमेंट ऑफ मोटरवे प्रोजेक्ट्स तो हम सभी को मालूम है। तो ये कुछ पॉजिटिव काम थे नवाज शरीफ के। इसके अलावा अगर हम पॉजिटिव कामों की बात करें तो नवाज शरीफ ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज की प्राइवेटाइजेशन की। हमें मालूम है कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो पावर में था तो उसने 70 मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स को नेशनलाइज कर दिया था। लेकिन जब जियाउल हक आया तो उसने इन इंडस्ट्रीज को डी नेशनलाइज किया और प्राइवेट ओनर्स को वापसी किया, और नवाज शरीफ ने उस सिलसिले को जारी रखा। नवाज शरीफ ने कहा कि बहुत सारे बैंक्स हैं वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट से वो समझ नहीं रहे। लिहाजा अब मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सरमायाकारी को मुल्क में लाने का टाइम आ गया है। इस तरीके से इसने बहुत सारी एयरलाइंस को, बहुत सारी ट्रांसपोर्ट कंपनीज को, बहुत सारी पावर रिसोर्सेज वाली कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दिया, और इससे मुल्क में फायदा ही हुआ। ये इंडस्ट्रीज जो कि प्राइवेट ओनर्स के हाथ में थी वो बेहतर मैनेज हो रही थी, ज्यादा एफिशिएंटली काम हो रहे थे, और इस तरीके से मुल्क के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो रही थी, बढ़ रही थी। तो ये कुछ पॉजिटिव्स थे जो नवाज शरीफ के डिस्कस किए। लेकिन जिधर हमने पॉजिटिव्स का जिक्र किया, वहीं नवाज शरीफ को कई प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा था। पास्ट पेपर्स में जो मेनली सवाल आता है वो इसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड आता है, तो इसको जरा डिटेल में जाके पढ़ेंगे। अभी तक इसकी सक्सेस एज अ प्राइम मिनिस्टर का कोई सवाल नहीं देखा गया, लिहाजा मैंने उसके बारे में इतना ज्यादा फोकस नहीं किया, आपको जस्ट उसको स्किम थ्रू करवाया। लेकिन जो प्रॉब्लम्स है इसके बारे में 7 और 14 मार्क के सवाल आते रहते हैं, लिहाजा हम इनको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे।
भाई पहला मसला जो नवाज शरीफ के टाइम पे पढ़ाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड शरीयत बिल। शरीयत बिल क्या था? बेसिकली नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इनको ऐसा लग रहा था कि ये अपनी पॉपुलैरिटी की बिना पे प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन स्टैब्लिशमेंट ये समझती थी कि ये उनकी वजह से प्राइम मिनिस्टर बने, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, इन सब की सपोर्ट ना होती तो ये कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते। और ऐसे ही कुछ ख्यालात शेयर करते थे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के जो इत्तेहादी थे, जैसे कि काजी हुसैन साहब या फिर समीउल्लाह हक मौलवी जो थे। ये सब कह रहे थे कि नवाज शरीफ जो है हमारी वजह से प्राइम मिनिस्टर बने और हमने इनको सपोर्ट दिया, लेकिन ये सपोर्ट फ्री में नहीं दिया था। इसके बदले में ये कुछ एक्सपेक्ट करे थे। बदले में एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुल्क के अंदर शरीयत नाफिज हो। ये इस्लामिक लॉज लेकर आए नवाज शरीफ, और इस वजह से इन लोगों ने ऑलरेडी एक शरीयत बिल तैयार करके रखा हुआ था, जिसमें खास तौर पे इन्होंने जो सूद का कारोबार है इसको बंद करने के लिए सजेशंस दी। नवाज शरीफ ने इस फैसले को डिले करने की कोशिश की और इसने कहा नया शरीयत बिल तैयार होगा ताकि थोड़ा टाइम पास हो जाए। और फेडरल शरीयत कोड जो कि कोड था बेसिकली शरीयत के लिए बनाया हुआ फेडरल शरीयत कोड, इसने कई बार नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट की कि सूद की पेमेंट को और रिसीविंग को बंद किया जाए, सूदिया निजाम को खत्म किया जाए। लेकिन नवाज शरीफ के ज्यादातर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो सूद पे चल रहे थे, तभी ये बंद नहीं कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, ये कराची के अंदर पावर प्लांट लगाना चाहता था, उसके लिए चाहिए थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आएगी तो वो फ्री में तो नहीं देंगे ना आपको, वो आपसे सूद चार्ज करेंगे। बेसिकली यही वजह है कि नवाज शरीफ अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कर्टेल नहीं करना चाहता था, रोकना नहीं चाहता था। इसलिए वो फेडरल शरीयत कोड का जो शरीयत बिल है इसको बार बार डिले कर रहा था। नवाज शरीफ के खिलाफ इस्लामिक ग्रुप्स तो थे ही थे, क्योंकि ये कहते थे कि नवाज शरीफ ने जो वादे किए थे कि वो मुल्क के अंदर इस्लाम नाफिज करेगा, इस्लामी शरीयत नाफिज करेगा, वो नहीं करा। वहीं नवाज शरीफ ने क्लेम्स तो किए कि हम लोग कुरान और सुन्नत को लॉ ऑफ द लैंड बना देंगे। तो इसके खिलाफ इसके जो ऑपोजिट ग्रुप्स था, यानी कि जो थोड़े से लिबरल ग्रुप्स थे, वो भी इसके खिलाफ नजर आए, जैसे कि बेनजीर और पीर पगाड़ा जैसी पार्टीज ने भी इसको अपोज किया और इसके शरीयत बिल को रिजेक्ट किया। तो ना ही इसके ऑपोजिशन वाले इससे खुश थे, ना ही इसके जो इत्तेहादी थे वो इससे खुश थे। तो बेसिकली खुश कौन था? सिर्फ नवाज शरीफ ही खुश था, और तो कोई इससे खुश नहीं। उसके अलावा जियोलॉग के टाइम से एक बड़ी प्रॉब्लम जो पाकिस्तान फेस कर रहा था वो था क्लाशनकोव कल्चर। बेसिकली जब ये अफगान मुजाहिदीन को हमने अपनी कंट्री में पनाह दी और इनको हमने जंगों के लिए तैयार किया अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, तो उस टाइम से गन कैरिंग कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया था। देर वॉज इजी अवेलेबिलिटी, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन सप्लाई। बेसिकली जो रशिया का वेपन था AK-47 क्लाशनकोव, ये जो है वो करा ये जो पाकिस्तान के टाउन्स थे जैसे सख्त वगैरह टाउन्स के अंदर बहुत चीपली मैन्युफैक्चर होने लग गया, इसकी कॉपीज बनने लग गई, एंड दे वर फ्रीली अवेलेबल ऑन एवरी स्ट्रीट। खास तौर पे सिंध की अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्राइम रेट रैपिड रेट से इंक्रीज हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, किडनैपिंग हो गई, बॉम्बिंग हो गए, मर्डर्स हो गए, ये तो कॉमन थी स्ट्रीट्स ऑफ कराची पे। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज बन गया इन ड्रग एडिक्शन। देर वर बाय 1999 देर वर 4 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स इन पाकिस्तान, जो कि अलार्मिंग रेट था। पाकिस्तान के अंदर ये क्राइम्स में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा था, और इन सब की जिम्मेदार अब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट है उसकी प्रॉब्लम से उसी को सॉल्व करनी है। बेशक स्टार्ट किसी की भी वजह से हुई, स्टार्ट चाहे जियोलॉग की पॉलिसीज की वजह से हुई, लेकिन कंट्रोल अब नवाज शरीफ करने का काम है। ठीक है जी। इसके अलावा नवाज शरीफ के टाइम पे बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी देखी गई। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या थी? भाई पहले मैंने आपको बताया कि जियोलॉग के टाइम पे अमेरिका दिल खोल के हमें फॉरेन एड दे रहा था। हमें पता है पाकिस्तान हैड बिकम द सेकंड लार्जेस्ट रिसीवर ऑफ यूएस एड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जियोलॉग। लेकिन ये एड क्यों मिल रही थी? क्योंकि यूएस और यूएसएसआर की वॉर चल रही थी, एंड दैट अफगान इशू प्रूव टू बी अ मिरेकल इवेंट फॉर पाकिस्तान, इट प्रूव टू बी अ विंडफॉल फॉर पाकिस्तान। और अमेरिका पैसों की बौछार, पैसों की बरसात कर रहा था पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन जैसे ही ये वॉर खत्म हुई तो लेटर ऑन जो गवर्नमेंट्स आई उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ ने येलो टैक्सीज की इंपोर्ट्स कर ली थी, इन लोन्स को भी गवर्नमेंट रीपे नहीं कर पाई।
तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत को फेस करने पड़ रही थी। उसके साथ साथ नवाज शरीफ का प्रेसिडेंट से ताल्लुकात भी अच्छे नहीं थे। इसको जरा मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज इसको इवेंचुअली मैं पढ़ाऊंगा जब नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हुई, उससे रिलेट कर दूंगा। तो मैं फोर्थ प्रॉब्लम को बाद में पढ़ाऊंगा और मैं फिफ्थ प्रॉब्लम को पहले कवर करने जा रहा हूँ। भाई जो फिफ्थ प्रॉब्लम है ये क्या है? मैंने बताया कि नवाज शरीफ के टाइम पे एक इन्वेस्टमेंट स्कीम निकाली गई जो कि स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम थी। भाई ये क्या था? इसके अंदर बेसिकली लोगों का पैसा डिपॉजिट हो रहा था। ये कहलाती थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसमें लोगों का पैसा डिपॉजिट किया जाता था और उनको रिटर्न गारंटी किया जाता था। सेम वे में जिस तरीके से बैंक आपका पैसा रख के आपको ग्रेटर रिटर्न देता है। इसमें जो मेजोरिटी थी वो थी गरीब लोगों की, पुअर पीपल, जो कि अपनी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो इनमें जमा करवा रहे थे, इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जमा करवा रहे थे ताकि उनके बुढ़ापों का कुछ आसरा बन जाए। लेकिन नवाज शरीफ के टाइम पे एक के बाद एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कैंडल्स खुलते रहे और ये जो है कोऑपरेटिव्स जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जाती रही। तकरीबन तकरीबन 7 लाख लोगों ने अपना मिलियंस ऑफ रुपीज इसमें खो दिया। और जब इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई कि भाई देखो तो जरा कि कौन इसका जिम्मेदार है, तो मालूम हुआ कि भाई ज्यादातर लोन जो है वो तो इत्तेफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज, यानी कि जो नवाज शरीफ की फैमिली की कंपनी है, वो लेके बैठी हुई है। और ये इत्तेफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो ये लोन्स वापसी नहीं करती। इसकी वजह से नवाज शरीफ की रेपुटेशन बहुत खराब हुई। नवाज शरीफ साहब ने कहा मैटर सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इत्तेफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ डिसीजन लिया। ये लोन्स वापसी तो कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद इट वॉज अ ह्यूज डेंट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ। आई होप दैट्स क्लियर। इसके साथ साथ जिधर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर करप्शन का सामना हो रहा था, वहीं हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े बैंक्स के अंदर भी करप्शन का सामना किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बीसीसीआई स्कैंडल की। व्हाट वाज बीसीसीआई स्कैंडल? बेसिकली ये बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, जो 1972 के अंदर एक पाकिस्तानी यानी कि आगा हसन आब्दी ने स्टार्ट किया। आगा हसन आब्दी का ये स्टार्ट हुआ हुआ बैंक देखते ही देखते विद इन अ डेकेड, 10 साल के अंदर ये दुनिया का सेवेंथ लार्जेस्ट बैंक बन गया। सेवेंथ लार्जेस्ट बैंक बन गया, दुनिया में मशहूर हो गया कि भाई ये बैंक तो बहुत जबरदस्त चल रहा है। लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत के टाइम पे ये बैंक जो है वो बैंक करप्ट हो जाता है। इतना बड़ा बैंक सर इतनी जल्दी अचानक बैंक करप्ट कैसे हो गया? इसके ऊपर तो ब्रिटिश की इन्वेस्टिगेशन टीम आएगी। और जो इन्वेस्टिगेशन टीम आई, जब उसने इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि ये बैंक्स तो जो है वो बड़े पैमाने पे फ्रॉड, करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है। इनके अंदर तो मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम चल रहा था और कोई सिस्टम ही नहीं था कि इनको देख सके। इन तमाम तरह स्कैंडल्स का जिम्मेदार भी अब नवाज शरीफ की हुकूमत हो रही थी। क्यों? वैसे तो देखो ये बैंक तो कब से चल रहा है, 1972 यानी भुट्टो के टाइम से चल रहा है। लेकिन जिसके टाइम पे करप्शन पकड़ी जाए, जिम्मेदार उसी को ठहराया जाता है। तो इसका भी जिम्मेदार अब नवाज शरीफ की हुकूमत को ठहराया जा रहा था। इसका एक रीजन ये भी है कि नवाज शरीफ साहब जो है स्टैब्लिशमेंट से कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखते थे। खास तौर पे जो प्रेसिडेंट साहब है, इनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे नवाज शरीफ के। हम लोगों ने जिक्र किया था जनरल असलम बेग का, जब हम लोग मिडनाइट जैकल का ऑपरेशन यानी कि बेनजीर की हुकूमत के टाइम पे हम पढ़ रहे थे। भाई बेनजीर की हुकूमत के टाइम पे हमने जनरल असलम बेग का जिक्र किया था, जो कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। ये वो थे जो बेनजीर की हुकूमत को गिराने के लिए कुछ प्लानिंग्स में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, इनके ऊपर कुछ केस चला था, जो हमने अपनी लास्ट क्लास ऑपरेशन मिडनाइट जैकल के अंदर पढ़ा। बेनजीर की गवर्नमेंट के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले उस लेक्चर को भी रिवाइज कर ले, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। और उसके बाद फिर कनेक्शन बनाए यहाँ से। जनरल असलम बेग साहब जब रिटायरमेंट की तरफ आए तो ये उम्मीद कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब इनको एक्सटेंशन देंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है जी, अब नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करना था। तो उस टाइम पे तीन बड़े ऑप्शंस नजर आ रहे थे। एक थे शमीम आलम,
दूसरे थे हमीद गुल साहब, जिनके बारे में भी हमने बेनजीर की गवर्नमेंट के अंदर डिस्कशन की थी। और तीसरा नाम था आसिफ नवाज जंजुआ। देखो जी, ये काम कौन करेगा, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर? ये बात में कुछ क्लैरिटी नहीं थी। बेसिकली नवाज शरीफ को लगता है कि ये काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से होना चाहिए, जबकि प्रेसिडेंट को लगता है कि ये हक उनका है कि इन तीनों में से जिसको भी चुनना है वो चुने। इस टाइम पे जब फैसला करना था, तो प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान साहब ने नवाज शरीफ से मशवरा किया। नवाज शरीफ के मशवरे का क्या, नवाज शरीफ का बेसिकली क्या मशवरा था, ये तो हम लोग को एग्जैक्टली नहीं मालूम। लेकिन हम इतना श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि इन्होंने आसिफ नवाज जंजुआ को तो सिलेक्ट नहीं किया होगा। शमीम आलम को कर सकते हैं, हमीद गुल को कर सकते हैं, लेकिन आसिफ नवाज जंजुआ को इन्होंने इलेक्ट नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ और आसिफ नवाज जंजुआ के आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, और ये दोनों ही एक दूसरे को नापसंद करते थे। यही वजह है कि जब बाद में आसिफ नवाज जंजुआ को एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया गया, तो जो जीएचक्यू है और जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, इनके दरमियान कुछ अच्छे ताल्लुकात देखे नहीं गए थे। बहरहाल, होता ये है कि ये तीनों ऑप्शंस में से चुना जाता है आसिफ नवाज जंजुआ को अगेंस्ट द विल ऑफ नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ को ये बात कुछ खास समझ नहीं है। लेकिन कुछ ही टाइम में आसिफ नवाज जंजुआ जब बेचारे वॉक कर रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे रोड पे, तो इनको हार्ट अटैक आ जाता है अचानक से, और उसमें इनका इंतकाल हो जाता है। नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि अब तो इवेंचुअली मैं अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का कैंडिडेट इनकी जगह बिठाऊंगा। लेकिन गुलाम इसा खान ने एक बार फिर अपनी मर्जी से फैसला किया। और पहले तो इन्होंने बेशक नवाज शरीफ को एटलीस्ट पूछा जरूर था, उनसे मुशावरत जरूर की थी, लेकिन अब तो इन्होंने बस अनाउंस किया, और अनाउंसमेंट से पहले कुछ मिनट पहले नवाज शरीफ को मालूम हुआ कि जनरल अब्दुल वहीद काकड़ साहब को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जा रहा है। ये बात नवाज शरीफ की तबीयत पे खासी गिरा गुजरी, और नवाज शरीफ ने कहा कि एटलीस्ट अगर आप मेरे मर्जी का कैंडिडेट नहीं चूज करते, तो एटलीस्ट एटलीस्ट मुझसे मुशावरत, मशवरे करने का तो हक मुझे दिया किया होता। नवाज शरीफ इस फैसले से नाखुश थे। तभी इन्होंने गुलाम इसा खान से कहना स्टार्ट कर दिया कि जो 8 अमेंडमेंट्स है, जिसने प्रेसिडेंट को यह हक दिया हुआ है कि वो प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है, इसको रिवोक कर दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। हमें मालूम है कि नवाज शरीफ की बात मानी तो नहीं थी। गुलाम इसा खान ने क्या किया, गुलाम इसा खान ने 8 अमेंडमेंट्स को तो हटाया तो नहीं, उल्टा इन्होंने 8 अमेंडमेंट्स को इस्तेमाल जरूर किया। होता यह है कि जब रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे, तो गुलाम इसा खान ने क्या किया, बेनजीर के साथ मिल गए। बेनजीर, अरे ये दोनों तो आपस में दुश्मन नहीं थे। ये वही तो नहीं थे प्रेसिडेंट जिन्होंने बेनजीर के भुट्टो को डिसमिस किया था, बेनजीर की गवर्नमेंट को डिसमिस किया था बेसिकली। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। बेनजीर की गवर्नमेंट को डिसमिस करने वाले अब दोबारा से एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और अब ये लोग नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने के लिए काम करें। तो प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान साहब ने क्या किया, 8 अमेंडमेंट्स को यूज किया, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया, और नवाज शरीफ साहब को घर बिठा दिया। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में इस डिसीजन को चैलेंज किया, और इसका फैसला करने के लिए 11 जजेस बैठे। वो 11 जजेस में से सिर्फ एक जज थे जिन्होंने नवाज शरीफ के हक में फैसला किया, सॉरी, नवाज शरीफ के हक में फैसला किया। तो बेसिकली जब प्रेसिडेंट ने, गुलाम इसा खान ने असेंबली तोड़ने का फैसला किया, तो 11 जजेस थे जो कि मिलकर फैसला कर रहे थे। अब बेसिकली जो 11 में से जो 10 जज थे, उन्होंने इस फैसले को गलत करार दिया। और सिर्फ एक जज जो थे, जिनका नाम जो है सज्जाद अली शाह है, जिसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे, नवाज शरीफ के सेकंड टेन्योर के बारे में पढ़ेंगे। सज्जाद अली शाह का एक इंपॉर्टेंट केस हुआ नवाज शरीफ के खिलाफ। तो भाई उस सिर्फ वो शख्स थे जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ करना चाहते थे। बाकी तो 10 जजेस ने कहा कि भाई नवाज शरीफ की हुकूमत चलती रहे। और इवेंचुअली क्या हुआ, नवाज शरीफ की हुकूमत कायम रही। बेनजीर ने अपनी प्रोटेस्ट जारी रखी। बेनजीर इनके खिलाफ लॉन्ग मार्च पे लॉन्ग मार्च करती रही। इसको पूरी हिमायत हासिल थी प्रेसिडेंट गुलाम इसा खान की, क्योंकि वो भी नवाज शरीफ के खिलाफ चल रहे थे।
और इवेंचुअली जब बेनजीर ने अपनी लॉन्ग मार्च अनाउंस की तो इनको बीच में रोक दिया गया अब्दुल वहीद काकड़ साहब की तरफ से। ये वही अब्दुल वहीद काकड़ है जिन्होंने आसिफ नवाज जंजुआ को रिप्लेस किया था और गुलाम इसाक खान के कहने पे ये बेसिकली उनकी मर्जी से ये अपॉइंट हुए थे एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। बेनजीर के इत्तेहादी जो थे, खासतौर पे जो इस्लामी पार्टीज थी, मौलाना फजल हक वगैरह, ये काफी नाराज हुए बेनजीर से कि बेनजीर ने लॉन्ग मार्च क्यों रोक दी। दरअसल उनको मालूम नहीं था कि हकीकत क्या है। होता यह है कि अब्दुल वहीद काकड़ साहब अपना फॉर्मूला बना चुके थे, जिसको हम कहते हैं काकड़ फॉर्मूला। और इन्होंने डिसाइड ये किया था कि गुलाम इसाक खान को भी हटाया जाएगा, नवाज शरीफ को भी हटाया जाएगा। देखो, नवाज शरीफ साहब ने कहा ठीक है मैं हटने को तैयार हूँ। काकड़ साहब के आगे तो ये बोल नहीं पाए। इन्होंने कहा ठीक है मैं हटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन साथ साथ प्रेसिडेंट को भी हटाया जाए। प्रेसिडेंट साहब ने कहा मेरे 3-4 महीने तो रह गए, आपको अगर मैं पावर में नहीं चाहिए मुझे छुट्टी में भेज दे ताकि मेरी बदनामी ना हो, मेरा नाम ना खराब हो। लेकिन इस बात पे नवाज शरीफ ने सख्त एतराज किया। इन्होंने कहा जब मैं अपनी 2.5 साल की हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूँ तो ये अपने 3-4 महीने पहले इनको निकाला जा रहा है इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। और इवेंचुअली क्या हुआ, प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान को भी हटा दिया गया। और इस तरीके से 1993 में नवाज शरीफ की हुकूमत भी एंड हो गई। उस टाइम पे केयर टेकर गवर्नमेंट बना दी गई। और इवेंचुअली एक बार फिर इलेक्शंस हुए, जिसके अंदर हम देखेंगे नवाज शरीफ के अगेंस्ट बेनजीर वंस अगेन केम इनटू पावर। तो ये हमारी पूरी कहानी थी नवाज शरीफ के बारे में। आई होप आपको समझ आ गई है। और वेट करें फिर मेरी नेक्स्ट क्लास का। जज़ाकल्लाह।